सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में खालिस्तान प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो बंगाल में वो कौन से धार्मिक समूह थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया और वो किस लिए शक्तिशाली बन रहे थे। पहला ऑप्शन है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। चौथा ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए और अनुयायी बनाने के लिए बंगाल में प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया था जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऐसे व्यक्ति अथवा समूह जो बंगाल में मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवा रहे थे, वे ये सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन और अपनी धर्मपरायणता घोषित करने एवं अनुयायी बनाने के लिए कर रहे थे। यानी जो भी व्यक्ति इस काम में जो लिप्त थे वो अपनी धर्मपरायणता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कार्य कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय थे जो समाज सुधारक थे और स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना, तो जो स्त्रियों के जो विरुद्ध ये जो प्रथा थी सती होना, इस विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो वो इसके खिलाफ जो प्रचार प्रसार करते थे तो उसके लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते थे। पहला ऑप्शन है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, तो उनके पास सरकार का कोई प्रभाव, कोई सपोर्ट नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तीसरा ऑप्शन है वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। चौथा ऑप्शन है वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो लोकप्रिय राष्ट्रवादी जो नेता थे उस समय वो तो इनके समर्थक थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उनकी सोच को सिद्ध करने के लिए, वो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए क्या करते थे, प्राचीन जो धार्मिक पाठ थे उनमें से श्लोक लेते थे और उन वाक्यों का प्रयोग करते थे। समाज सुधारक राजाराम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों में सर्वाधिक प्रखर आंदोलन सती प्रथा के विरुद्ध चलाया था और भी बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने क्या है आंदोलन चलाए थे और उनका विरोध क्या था। इनमें से सबसे जो अधिक ये प्रखर होकर के जो आंदोलन चलाया उन्होंने वो सती प्रथा के विरुद्ध चलाया और 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून को लागू करवाने में सरकार की मदद की। क्या है इसके विरुद्ध कि उन्होंने अभियान चलाया, आंदोलन चलाया और 1829 में जो समय भारत के गवर्नर जनरल थे उनकी मदद भी की कानून लागू करने में। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए में कृषि है, बी में उद्यान कृषि, सी में मत्स्य पालन और डी में द्राक्षा कृषि। इधर फर्स्ट है अंगूरों की खेती, सेकंड फसल उगाना और खेती करना, थर्ड फूल फल और सब्जियां उगाना, फोर्थ है मछली पालना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो ए है कृषि उसमें आएगा आपका सेकंड, यानी कृषि फसल उगाना और खेती करना, इसको कृषि कहा जाता है। बी में थर्ड यानी उद्यान कृषि फूल फल और सब्जियां उगाने को कहा जाता है। सी में है फोर्थ यानी मत्स्य पालन मछली पालना, मत्स्य पालन कहलाता है। डी है द्राक्षा कृषि, इसमें फर्स्ट आएगा आपका द्राक्षा कृषि अंगूरों की खेती को कहा जाता है। आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फसल उगाना और खेती करना कृषि कहलाता है। उद्यान कृषि के अंतर्गत फूल फल और सब्जियां आते हैं, जबकि मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है और द्राक्षा कृषि को अंगूर की खेती कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, तो किलेबंदी क्यों थी महाजनपदों की। जो महाजनपद थे 16 उनमें से अधिकतर की किलेबंदी थी, वो किस लिए थी। पहला ऑप्शन है वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। दूसरा ऑप्शन है शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन है ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। चौथा ऑप्शन है इनके पास लकड़ी ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी, इनके पास आसपास लकड़ी ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी, यानी कि इनके आसपास पत्थर थे लकड़ी थे इसलिए उन्होंने किलेबंदी कर दी।
उन्होंने देखा भाई लकड़ी है, पत्थर है आसपास, तो इनका उपयोग करते हैं और किलेबंदी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने उनको यूज करने के लिए, बल्कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा कि शासकों को क्या था, आक्रमण का डर रहता था और वे खुद की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसा करते थे, किलेबंदी कराते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन अर्थात लोगों के बसने का स्थान होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन अथवा लोगों के बसने का स्थान, जहाँ लोग रहते हैं। लगभग 500 ईस्वी वर्ष पूर्व में जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जो जनपद थे जो महत्वपूर्ण हो गए थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा, और इनकी संख्या, जो महाजनपद थे जो महत्वपूर्ण थे उनकी 16 थी। इनमें से अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात अन्य शासकों के आक्रमण के भय तथा स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही किलाबंदी की जाती थी। तो जो महाजनपद थे वो जो जनपद अधिक शक्तिशाली या महत्वपूर्ण हो जाते थे उनको महाजनपद कहा जाता था, और उनकी राजधानी होती थी, उनकी किलेबंदी की जाती थी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब। तो उद्योगपति उद्योग कब स्थापित करता है? पहला ऑप्शन है अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। यानी कि उद्योगपति उद्योग स्थापित तभी करेगा जब वो अपने उद्योग के लिए अनुकूल नीतियाँ पाएगा, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ अपने उद्योग के लिए अनुकूल पाएगा, तभी वो उद्योग स्थापित करेगा। दूसरा ऑप्शन है कस्बे विकसित हो सकें। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन इंसेंटिव से उनका लाभ कम हो। नहीं, इंसेंटिव के भरोसे उद्योग स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि वो अपने अनुकूल, अपने अनुसार परिस्थितियाँ देखते हैं अपने उद्योग के लिए, तभी उद्योग स्थापित करते हैं। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो ये भी उद्देश्य उद्योगपति का नहीं होता। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते समय यही चीज़ ध्यान में रखता है कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उद्योगों के लिए वो उनके अनुकूल है या नहीं। उद्योगपति तब उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। अनुकूल नीतियाँ ही उद्योगपति को विकास का बेहतर साधन देती हैं। छठा क्वेश्चन है लगभग 3900-3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगी। लगभग क्या था, 3900 साल पहले उनका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो एक कारण नहीं बताना जो कारण नहीं था। पहला ऑप्शन है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि जंगलों का जो विनाश हुआ और बाढ़ जो आई उसके कारण भी क्या है, नगर नष्ट हुए। दूसरा ऑप्शन है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारगाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हुआ। तो यही ऑप्शन गलत है। वहाँ पे क्या थे, जो बड़े बड़े झुंड थे और चारगाह थी उनको चराने से ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ के घास के मैदान जो है वो नष्ट हो गए, ऊपर का आवरण, और वहाँ की जो सभ्यता थी वो पतन हो गया उसका। तीसरा ऑप्शन है नदियाँ सूख गई जिनके कारण नगर समाप्त हुए। ये भी एक कारण था। चौथा ऑप्शन नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई झगड़े थे। ये भी उसका एक कारण था पतन का, जबकि जो सेकंड ऑप्शन है ये कारण नहीं था। लगभग 3900 वर्ष पूर्व पर आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। उनमें से कुछ प्रमुख कारण थे जंगलों का विनाश होना, बाढ़ का प्रभाव, नदियों का सूख जाना। और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों, चारगाह और घास वाले मैदानों का समाप्त करना, ये कारण मृदा आवरण नष्ट करने का नहीं था। और जब ये मृदा का जो आवरण था उसको नष्ट करने का कारण नहीं था, तो ये पतन का भी कारण नहीं था, इसलिए ये नगरों की समाप्ति का भी कारण नहीं था। एवं नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदित और लड़ाई भी विनाश का कारण बने थे। सातवां क्वेश्चन है संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष और स्त्री पर अपना प्रधान दिखाता है। इसमें क्या संरचना और जो व्यवहार होता है उसकी जो एक प्रणाली होती है जिसमें क्या है पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है कि मैं प्रधान हूँ, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? खालिस्तान प्रणाली कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फांसीवाद, दूसरा ऑप्शन राजतंत्र, तीसरा ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, चौथा ऑप्शन है पदानुक्रमिक। तो आपका राइट आंसर होगा पितृसत्तात्मक प्रणाली में ही ऐसा किया जाता है कि उसमें व्यक्ति क्या है पुरुष स्त्री के ऊपर अपने आप को प्रधान दिखाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, पितृसत्तात्मक प्रणाली कहलाती है। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? पहला ऑप्शन है राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी।
दूसरा ऑप्शन है प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। तो यहाँ पर जो गलत वह कथन है वो बताना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि राजा की प्रशंसा की जाती थी इनमें, और उनका जो संरक्षण पाने के उद्देश्य से जो ज्ञानी लोग होते थे, कवि होते थे, विद्वान होते थे, वे क्या था व्यक्ति उसमें लिखी जाती थी वो चीज़ें। दूसरा ऑप्शन प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखते, तो राजा इनको स्वयं नहीं लिखते थे। तीसरा ऑप्शन है ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ये भी ठीक है, जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के बारे में इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चौथा ऑप्शन है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि उसमें क्या था, राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इन्हें को राजा नहीं लिखते थे। प्रशस्ति पत्र राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी व्यक्ति या कवि विद्वान व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता था। इसमें शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, इसे राजा खुद नहीं लिखते थे। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो जो सामाजिक विज्ञापन होता है उसका उद्देश्य कौन सा कथन नहीं है, नहीं के क्वेश्चन आ रहे सारे। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, ये सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि सामाजिक तंत्र और जो सामाजिक समूह होते हैं उनको लक्ष्य बनाकर ही सामाजिक विज्ञापन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, तो ये इसका क्या है, उद्देश्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो सामाजिक विज्ञापन होता है वो जो जनसाधारण के जो सदस्य होते हैं उनको सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें अपनी इच्छा से व्यस्त रहने के लिए क्या है विज्ञापन किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। चौथा ऑप्शन है चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए इनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना होता है, ये भी ठीक है। उनकी जो अभिवृत्ति और जो मानसिक धारणा होती है उसको बदला जाता है सामाजिक विज्ञापन के द्वारा, इसका भी एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये उसका उद्देश्य नहीं होता, उत्पादों का विज्ञापन देना सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता है। समाज में जागरूकता फैलाने और उसे शिक्षित करने संबंधी विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं, किंतु व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के उद्देश्य हेतु सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन का हिस्सा नहीं है। 10वां क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर, यानी वो किस चीज़ का विकास था जिसने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो पहला ऑप्शन है रंगमंच, दूसरा ऑप्शन चलचित्र, तीसरा ऑप्शन रेडियो, चौथा ऑप्शन पत्रिका। तो पत्रिकाएँ थी, पत्रिकाओं के विकास ने क्या बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद और आपस में चर्चाओं को सुगम बनाया। 19वीं शताब्दी के दौरान पत्रिकाओं के विकास ने सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बाद वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन।